चलिए बच्चों, वेरी गुड आफ्टरनून। बच्चों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बीसीके का चैप्टर नंबर 1, बीसीके बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। जैसा कि आपको पता है 40 मार्क्स का है, जिसमें 6 चैप्टर हैं गिनके, जिसमें से थर्ड और सिक्स में तो कुछ है ही नहीं। आपने पढ़ना है, सिर्फ रीड करके उसका आंसर देना है। मेनली पढ़ने वाले कौन से हैं? फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ। तो फर्स्ट चैप्टर बच्चों स्टार्ट करते हैं, बेसिक्स ऑफ बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। अब बच्चों होता क्या है, देखिए बीसीके दो चीजों से बना है, बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। बिजनेस मतलब कोई भी एक्टिविटी करना अर्निंग प्रॉफिट के लिए, लाइक स्टेट ऑफ बीइंग बिजी। एंड कमर्शियल नॉलेज मतलब बिजनेस से रिलेटेड कोई भी नॉलेज। मतलब हमारे सिलेबस में इसलिए डाला गया कि दुनिया भर में जितने भी बिजनेस हैं बच्चों, सब सीए सेट करवा के देते हैं। कौन देते हैं? सीए। सारी सलाह कौन देते हैं? सीए। तो सीए लोगों को पता होना चाहिए बिजनेस और कमर्शियल नॉलेज के बारे में, इसलिए आपके लिए ये सब्जेक्ट डाला गया, राइट। बड़ा ही सिंपल चैप्टर है, देखो दो पार्ट में डिवाइड है। एक तो पहले बेसिक थ्योरी, उसके बाद सेकंड है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें क्या है? सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, एलएलपी है, कंपनी है और एचयूएफ है। जो हमने आईसीए की बुक से किया था, याद होगा आपको। उसमें पता है क्या है, फीचर्स में ही मेरिट्स भी दे रखी है और डीमेरिट्स भी। तो उस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। देखो कुछ बातें स्ट्रेट। पहली बात, बिजनेस एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो परचेज, सेल, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग, प्रोडक्शन वगैरह के लिए होती है। और कमर्शियल नॉलेज होती है बिजनेस की नॉलेज, कैसे बिजनेस पैसा बनाता है, बिजनेस में क्या क्या समस्याएं आती हैं, कस्टमर आखिर चाहता क्या है, राइट। तो वो चीजें सारी इसके आती है। बेसिकली तीन बातों में चलता है ये। कैन डू एटीट्यूड, कि मैं कर सकता हूं। टेक्निकली स्किल्स होनी चाहिए आपके पास। एंड बिजनेस की क्या होनी चाहिए? अवेयरनेस। अवेयरनेस क्या होती है? नॉलेज, पता होना चाहिए, जानकारी, राइट। डोमेन ऑफ बीसीके क्वेश्चन शायद दिखे आपको। ये शुरू के जो 2-3 टॉपिक हैं थियोरेटिकली हमें पढ़ने हैं, क्वेश्चन शायद हमें दिखे मगर हमें पढ़ने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डोमेन ऑफ बीसीके, स्कोप ऑफ बीसीके, कि बीसीके में आता क्या क्या है। पहला एक्टिविटी, बीसीके में बच्चों सारी एक्टिविटी, चाहे मैन्युफैक्चरिंग करें, ट्रेडिंग करें, डोमेस्टिक लेवल, इंटरनेशनल लेवल, गुड्स करें, सर्विसेज करें, सब आता है। स्केल, हर एक स्केल आता है, छोटा बड़ा, माइक्रो, लार्ज, मीडियम, स्मॉल। ज्योग्राफिकली सब एरिया आते हैं, लोकल एरिया, रीजनल एरिया, नेशनल एरिया, मल्टीनेशनल एरिया। ओनरशिप, चाहे गवर्नमेंट की ओन है चाहे प्राइवेट है, प्राइवेट लाइक प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी, एचयूएफ सब आती हैं। मार्केट्स, डोमेस्टिक, नेचुरल रिसोर्स, ऑफलाइन, ऑनलाइन सब आती हैं। स्टेक होल्डर, स्टेक होल्डर कौन होता है बच्चों? नोटबुक में बताया, नोटबुक में लिखवाया भी था मैंने। स्टेक होल्डर इज ए बिगर टर्म देन शेयर होल्डर। हर व्यक्ति जो आपके बिजनेस से जुड़ा है, एंटरप्रेन्योर हो गया, बिजनेसमैन हो गया, कस्टमर हो गया, डेटर हो गया, क्रेडिटर हो गया, गवर्नमेंट होगी, जो भी आपके बिजनेस से कनेक्टेड है वो कौन है? स्टेक होल्डर। फंक्शन सारे आते हैं, चाहे प्रोडक्शन हो, चाहे मार्केटिंग हो, चाहे सेल हो। फोकस कंपनी बेसिस पर, प्रोडक्ट बेसिस पर, नेशनल इंटरनेशनल सब आता है। कंसर्न, बिजनेस के क्या कंसर्न होते हैं? सर्वाइवल, ग्रोथ, प्रॉफिट, वो सारे। एंड मोड, ट्रेडिशनल, फिजिकल, डिजिटल सब मोड आते हैं। एंड एकेडमिक्स में आएगा मिलिट्री साइंस, इकोनॉमिक्स, फिलोसफी। ये आपको ये कैसे आएगा ये बताऊंगा अभी। जैसे फॉर एग्जांपल स्ट्रेटजी वर्ड है, कौन सा वर्ड है? वो मिलिट्री से लिया गया है। लॉजिस्टिक्स मिलिट्री से लिया गया है। ऐसे ही सारी चीजें आएंगी जो अलग अलग तरीके से हमारे से जुड़ी हैं। बच्चों फीचर्स ऑफ बीसीके, पहली फीचर बीसीके वास्ट है। वास्ट का मतलब जो जितनी मर्जी गहराई में जा सकता है, काफी हद तक फैला हुआ है। मतलब ऐसा नहीं कि आपने छोटा सा पढ़ लिया। देखो आप तो क्या कर रहे हो, पढ़ाई के लिए पढ़ रहे हो, सिंपल। प्रैक्टिकल लाइफ में बीसीके में आप जितना डेप्थ में जाना चाहो आप जा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल देखो, कहता है बिजनेस में मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, सर्विसेज सब आता है। ट्रेडिंग में लोकल ट्रेड, फॉरेन ट्रेड आता है। लोकल ट्रेड में होलसेल भी आता है, रिटेल भी आता है। रिटेल में लाइक स्ट्रीट वेंडर, रेडी वाले, दुकान वाले, घर घर आके करने वाले वो आते हैं, और उनके भी अलग अलग फंक्शन आते हैं। मतलब एक पार्ट के इतने सारे सब पार्ट है कि आप जितनी मर्जी गहराई में, डेप्थ में जा सकते हो। तो पहली बात बीसीके बच्चों क्या है? वास्ट। दूसरी बात बीसीके है मल्टी डिराइव डिसिप्लिनरी। बीसीके अलग अलग डिसिप्लिन से बना है। बीसीके अलग अलग डिसिप्लिन से बना है, मतलब कई बातें ऐसी हैं जो बाकी सब्जेक्ट से आती है। फॉर एग्जांपल स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी वर्ड है मिलिट्री से, जहां पे था कि शूट आउट करना, किसी को प्लानिंग करना
कि दूसरी आर्मी को कैसे हराया जाए। अब यहाँ क्या है, बिजनेस कैसे चलाया जाए। लॉजिस्टिक्स, ये भी मिलिट्री से आया था। सैनिकों को और सेना के सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता था। अब क्या होता है, बिजनेस का सामान जाता है। बुल और बियर, ये सुना होगा आपने, स्टॉक मार्केट में आता है। बुल जो अटैकिंग मोड में होता है, बियर जो डिफेंसिव मोड में होता है। बुल हमेशा ऊपर की तरफ पटकता है, बियर हमेशा नीचे की तरफ पटकता है, नीचे की तरफ डिफेंस करता है। ये दोनों वर्ड आए हैं एनिमल साइकोलॉजी से, मतलब बायोलॉजी से। कहां से, मतलब हमने बायोलॉजी तक से शब्द उठाए हैं अपने बिजनेस के लिए, राइट। तो मल्टी डिसिप्लिनरी। एंड थर्ड, एवर एक्सपेंडिंग। एवर एक्सपेंडिंग मतलब जितना मर्जी आप बढ़ा सकते हो। देखो पहले एक दुकान होती थी, 10 बजे खुलती थी, 6 बजे बंद होती थी। आजकल कई शोरूम ऐसे हैं जो 24x7 खुलते हैं। आजकल कई बिजनेस ऐसे हैं जो ऑनलाइन चलते हैं, B2B B2C भी चलते हैं। तो जितना आप एक्सपेंड करना चाहें, एक्सपेंड का मतलब जितना आप ग्रोथ करना चाहें, जितना आप तरक्की करना चाहें, कर सकते हैं। ठीक है, तो 3 फीचर हो गए, वास्ट है, एक्सपेंडिंग है और मल्टी डिसिप्लिनरी है। सीए के लिए क्या जरूरत है, इसको आप रीड कर सकते हो, नोट फॉर एग्जाम, कि आपको बिजनेस की गाइडेंस देनी है, लोगों को समझाना है, बताना है। देखो हमारे यहाँ तो हर व्यक्ति को कुछ भी काम शुरू करना हो ना, सीए के पास जाता है। सलाह लेने हर कोई सीए के पास ही आता है, राइट। मैथोलॉजी फॉर अपडेटिंग बीसीके। बच्चों अपनी नॉलेज कैसे अपडेट करोगे बिजनेस की, कई तरीके हैं। पहला, परवेसिव नेचर है, हर जगह पर है, अपने आसपास देखोगे हर जगह आपको मिलेगा, तो परवेसिव होता है एप्लीकेबल एवरीवेयर। कॉमर्स बैकग्राउंड कोई जरूरी नहीं है, मतलब आपने +1 +2 में कॉमर्स पढ़ी है, बिजनेस की नॉलेज है नहीं है, डजंट मैटर, एक फ्रेश शुरुआत भी की जा सकती है। ऑब्जर्वेशन एक्सपीरियंस, बच्चों ये सब दुनिया की सबसे अच्छी चीज है, पता। ऑब्जर्वेशन होता है चीजों को देखना, समझना, ऑब्जर्व करना। जैसे आप लोग, छोटा बच्चा होता है ना, अपने घर में जैसे बात करते हैं, जैसे बिहेव करते हैं, ऑब्जर्व करता है। और एक्सपीरियंस है कि आपका तजुर्बा बढ़ता जाएगा तो आपको चीजें समझ आती जाएंगी। कहते हैं ना, कुछ चीजें किताबें नहीं सिखाती, कुछ चीजें तजुर्बा सिखाता है, वो वाली बात। आस्क पर्टिनेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछो, ज्यादा से ज्यादा सवाल पूछो। जो व्यक्ति जीवन में सवाल नहीं पूछता वो ग्रोथ के रास्ते बन जाता है। बेसिकली ट्राई टू आस्क क्वेश्चन। आपको लगता है ये क्यों है, तो पूछो। हम लोग ना जब छोटे होते हैं ना, बड़े सवाल पूछते हैं। जब हम बड़े होते हैं हम सवाल पूछने बंद कर देते हैं, हमको लगता है क्या करना है, वहां हमारी नॉलेज खत्म हो जाती है। छोटा बच्चा का कितने सवाल पूछता है, ये पंखा ऐसे क्यों घूमता है ना, टीवी रिमोट से ऑन होता है, ऐसे ही होता है, मतलब ऐसे सवाल आप सोच ही नहीं सकते। एंड देन प्रैक्टिस एंड इंप्रूवमेंट, समय के साथ साथ आपको अपनी तैयारी बार बार करनी है, जीत की तैयारी, प्रैक्टिस करनी है और उसको बार बार इंप्रूव करना है। एंड यूज वेरियस सोर्स ऑफ बीसीके। बच्चों आजकल तो ऑनलाइन का जमाना है, गूगल पे, विकीपीडिया पे सब कुछ मिलता है। वैसे न्यूज चैनल्स, बिजनेस न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, जर्नल्स, ये सारे आपके बिजनेस की नॉलेज को बढ़ाने के लिए होते हैं। आज भी ऐसा नहीं कि आज भी मैगजीन्स आती हैं, फिजिकल आती हैं, कई लोग लेते हैं अपने घरों पे। आप किसी न्यूज़पेपर आउटलेट पे या कहीं पर जाएंगे, आपको बिजनेस मैगजीन मिल जाएंगी, ऑनलाइन भी मिलती है और फिजिकल फॉर्म में भी मिलती है। चलिए बच्चों, एक्टिविटीज को 2 पार्ट में बांट सकते हैं, इकोनॉमिक एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी जहां पर आपका पैसा कमाने का मोटिव होता है, नॉन इकोनॉमिक जहां पे आपका पैसा कमाने का मोटिव। इकोनॉमिक्स में आपको मनी चाहिए, क्या चाहिए, मनी, प्रॉफिट। नॉन इकोनॉमिक में आपको क्या चाहिए, सेटिस्फैक्शन। इकोनॉमिक में आप अपनी लाइवलीहुड कमाने के लिए काम करते हो, नॉन इकोनॉमिक आपकी हॉबी भी हो सकती है। लोग अलग अलग चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन से जुड़े होते हैं, संस्थाओं से जुड़े होते हैं सिर्फ सेवा करने के लिए। इसमें आपका सेल्फ इंटरेस्ट होता है जो इसको ड्राइव करता है। और इसमें क्या होता है, इमोशनल रीजन, कि जैसे कोविड में लोगों ने लंगर करवाया, कोविड में लोगों ने दूसरे लोगों की हेल्प की, तो कुछ लोगों को होता है सबकी हेल्प कीजिए, क्या कीजिए, हेल्प। इसको मनी टर्म में मेजर कर सकते हैं, इसको नहीं कर सकते। आपने किसकी कितनी सेवा की, आप इसको मनी में कैसे निकालोगे, कितना अच्छा लगा। ये प्रैग्मेटिक प्रैक्टिकल अप्रोच पे, और ये आइडियलिस्टिक मतलब जो सही है सोसाइटी के लिए। इससे वेल्थ बनती है, इससे हैप्पीनेस बढ़ती है। ये इकोनॉमी में, नेशनल इनकम में योगदान देता है, ये योगदान नहीं देता। इसके एग्जाम्पल है कोई भी प्रॉफिटेबल बिजनेस, और इसके एग्जाम्पल है कोई भी रिलीजियस, कल्चर, चैरिटेबल प्रोग्राम, लंगर, ब्लड डोनेशन कैंप, सारा लंगर ही होते हैं इनफैक्ट। देखो किसी की हेल्प करने का सबसे बेसिक जरिया जो मुझे सोसाइटी में दिखाई देता है वो होता है कि किसी को जरूरतमंद को खाना खिला दिया जाए ना, राइट। अच्छा, कई लोग कपड़े डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, राशन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, दैट इज ऑल्सो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। कौन सी, नॉन इकोनॉमिक। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात देखो, इस चैप्टर में पूरा हमने इकोनॉमिक एक्टिविटी पढ़ना है। बिजनेस भी एक क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो पहली फीचर, इकोनॉमिक एक्टिविटी इनकम जनरेट करती है। ऑब्वियसली हम काम किस लिए कर रहे हैं, पैसे कमाने के लिए। ह्यूमन वॉर्स को सेटिस्फाई करते हैं, कैसे, आप इनकम कैसे कमाओगे, आप किसी के लिए गुड सर्विस बनाओगे। जब आप किसी की आवश्यकता की गुड सर्विस बनाते हो तो आप उसके लिए क्या करते हो, ह्यूमन वॉर्स को सेटिस्फाई करते हो।
प्रोडक्टिव एक्टिविटी करते हो आप, मार्केटिंग, सेल, टेक्सटाइल, मैन्युफैक्चरिंग, कुछ ना कुछ काम की चीज आप बनाओगे। दो चीजें होती हैं, एक होती है सप्लाई और एक डिमांड। बच्चों जहां पर सप्लाई डिमांड मिल जाए तो उसको क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। वेल्थ प्रोड्यूस करता है। देखो बच्चों, जब आप कुछ कुछ पैसे कमाते हो, इकट्ठा कर लेते हो, इनकम इकट्ठी हो के एक दिन सेविंग बन के वो बाद में क्या बन जाती है? वेल्थ। फैक्ट्री इनपुट्स होते हैं, आपको कहते हैं प्रोडक्शन बढ़ा था, 4 फैक्टर होता है, लैंड, लेबर, कैपिटल। उनकी इनकम क्या होती है? लैंड की रेंट, लेबर की वेजेस, अपना कैपिटल का इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट। सेम बात सेविंग, इन्वेस्टमेंट, वेल्थ के काम आता है। और डेवलपमेंट एक्टिविटी, हर इकोनॉमिक एक्टिविटी डेवलप करती है। आप देखो बिजनेस ग्रो करेगा तो ज्यादा से लोगों को रोजगार मिलेगा, अच्छा इंफ्रा डेवलप होगा, सड़कें बनेंगी, पुल बनेंगी, हर आदमी जो है ग्रोथ करेगा। बच्चों देखो एक बिजनेस चलता है ना, वो ना जाने कितने लोगों का घर चलाता है, जितने लोग काम कर रहे हैं। अच्छा जितने आपका प्रोडक्ट खरीद के आगे बेच रहे हैं उनको भी तो घर चलेगा। कहने की बात है, हम कहते हैं कंपनी रिलायंस, रिलायंस के बाद लाखों लोग एम्प्लॉय काम करते होंगे, रिलायंस का सामान लाखों दुकानों पे बिकता होगा। सोचो कितनी लाइवलीहुड जुड़ी हैं, कितनी जिंदगियां कनेक्टेड है एक बिजनेस के साथ। तो एक बिजनेस कभी स्टार्ट होता है तो वो एक व्यक्ति की हेल्प नहीं करता, पूरी सोसाइटी की हेल्प करता। तो बिजनेस की बात है बच्चों, बिजनेस मतलब कोई भी एक्टिविटी प्रॉफिट कमाने के लिए। बिजनेस के अलग अलग व्यूज हैं बच्चों, अलग अलग तरीके से। जैसे वर्क व्यू कहता है स्टेट ऑफ बीइंग बिजी, अगर आप बिजी हो तो आप बिजनेस कर रहे हो। एंटिटी व्यू कहता है कि एक एंटिटी बनाओ, प्रोप्राइटरशिप, कंपनी, कॉर्पोरेशन। एरिया कहता है कि एक एक्टिविटी करो, लाइक फॉर एग्जांपल रिटेल बिजनेस कर लो, होलसेल कर लो, फैक्ट्री खोल लो, दुकान खोल लो। और प्रोसेस कहता है कोई एक्टिविटी होनी चाहिए, लाइक मार्केटिंग, मैन्युफैक्चरिंग, सेल, परचेज एटसेट्रा, राइट। तो ये सारे चारों बिजनेस की बात है। तो अल्टीमेटली चारों को मैं मर्ज कर दूं तो एक एंटिटी बनाकर काम करना जिसमें एक एरिया हो और एक प्रोसेस हो और जिसे आप अपने आप को बिजी रखें, उसको बोलेंगे बिजनेस। बच्चों एग्रीकल्चर बिजनेस है, देखो प्योरली एग्रीकल्चर बिजनेस नहीं है। अगर आप खेती अपने लिए कर रहे हो तो बिजनेस नहीं है, बाहर के लिए कर रहे हो तो बिजनेस है। और एज पर इनकम टैक्स एक्ट एग्रीकल्चर बिजनेस नहीं है। इनकम टैक्स क्वेश्चन आया था कई बार, इनकम टैक्स एक्ट में लिखा है कि एग्रीकल्चर अलग है और बिजनेस अलग। बिजनेस के ऑब्जेक्टिव, सर हमने तो आज तक एक ही ऑब्जेक्टिव पढ़ा था, बिजनेस का प्रॉफिट कमाना। यहां पर बिजनेस के बड़े सारे ऑब्जेक्टिव में पहला है सर्वाइव, सर्वाइवल। कोई भी बिजनेस जब सेटअप होता है तो पहले अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। सर्वाइवल का मतलब होता है जीवित रहना। आपको बिजनेस सेटअप करना है तो पहले इस हिसाब से करना है कि आप धीरे धीरे उसको सेट कर सके, जिंदा रह सके। कंपटीशन के दौर में आप सोचिए कि आज ही मेरी ग्रोथ हो जाए तो गलत है। पहले क्या करना है? सर्वाइव। फिर उस सर्वाइवल को कन्वर्ट करना है स्टेबिलिटी में। स्टेबिलिटी मतलब मैं ऊपर जाऊं ना जाऊं, नीचे ना गिरूं, मेरे को अपनी पोजीशन को स्टेबल करके रखना है, गिरना नहीं है। हाँ मैं स्टेबल हो गया, अब मैं क्या करूंगा? अब ग्रोथ। जब आप देखो जब आप पुराने हो जाते हो टिक जाते हो, फिर आप कहते हो यार अब इससे आगे जाना है, ऊपर जाना है, ग्रोथ करनी है। फिर आप अपनी एफिशिएंसी परफॉर्मेंस बढ़ाते हो, और एफिशिएंसी परफॉर्मेंस बढ़ने से आपका अल्टीमेटली क्या बढ़ जाता है? देखो अगर आप पुराने हो गए, कस्टमर को आपका प्रोडक्ट टेस्ट लग गया, मतलब टेस्ट एंड प्रेफरेंस में आ गया, तो आप कहीं नहीं जाने वाले मार्केट से, याद रखिएगा। एंड देन अदर्स में सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता, टेक्नोलॉजिकल बेटरमेंट, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ, कस्टमर को सर्विस अच्छी से देना, इंप्लॉय को भी सेटिस्फेक्शन देना। बच्चों मैंने एक बात क्लास में बोली है कि ना, जो कंपनी या जो बिजनेस अपने इंप्लॉय को सेटिस्फाई नहीं करता, भूल जाओ कि वो कभी कस्टमर को भी सेटिस्फाई कर देगा। जो लोग आपके लिए सारा दिन काम करते हैं सुबह से शाम तक, आप उनको ही नहीं सेटिस्फाई कर पा रहे, राइट। देन कंप्लायंस विद द लॉ, सोसाइटी के प्रति कॉन्ट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट रेगुलेशन एटसेट्रा एंड एटसेट्रा, ये सारे अदर्स हैं। अल्टीमेटली सर्वाइवल, पहले क्या होना चाहिए? सर्वाइवल, स्टेबिलिटी, ग्रोथ, एफिशिएंसी, प्रॉफिट एंड देन अदर्स, राइट। टीबीएल, ट्रिपल बॉटम लाइन, ट्रिपल बॉटम लाइन। प्रॉफिट ओनली ऑब्जेक्टिव नहीं है मेरा, प्रॉफिट मेरा ओनली ऑब्जेक्टिव नहीं है। 3 पी है, पीपल, प्लैनेट, प्रॉफिट। प्रॉफिट से पहले 2 है, पीपल और पीपल का मतलब जो लोग आपसे जुड़े हैं, चाहे वो आपके कस्टमर है चाहे एम्प्लॉय, उनका ध्यान रखो। और प्लैनेट का मतलब सोसाइटी का ध्यान रखे, समाज का ध्यान रखे, इस नेचर का ध्यान रखे, पोल्यूशन कम से कम करो। और तीसरा प्रॉफिट कमाने से हम नहीं रोक रहे, अल्टीमेटली कमाना तो प्रॉफिट ही है, बट कमाते कमाते सोसाइटी का भी ध्यान रखें। क्लियर है यहां तक? बोलो। ये क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को आप खुद कर लेंगे, ऑर्गेनिक इकोनॉमिक अगर करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है। हाँ अब आए इंपॉर्टेंट खतरनाक बात, बिजनेस वर्सेस प्रोफेशन वर्सेस एम्प्लॉयमेंट। वैसे तो कोई टेबल में सब कुछ है, नोटबुक में लिखा भी होगा आपने, मैं एक मीनिंग में आपको बताया तो शॉर्ट में।
बिजनेस जहां पर आप एक्टिविटी करते हो, सेल, परचेस, ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग। प्रोफेशन जहां पे आप सर्विसेज देते हो जनरली, और एम्प्लॉयमेंट जहां पे जो मालिक कहता है वो करते हो आप। बिजनेस के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, प्रोफेशन के लिए इंस्टीट्यूट की क्वालिफिकेशन चाहिए, और एम्प्लॉयमेंट के लिए जो एम्प्लॉयर को चाहिए। बिजनेस में प्रॉफिट होता है, प्रोफेशन में प्रोफेशनल फीस आती है, और एम्प्लॉयमेंट में सैलरी होती है। बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, एम्प्लॉयमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, प्रोफेशन के लिए थोड़ी सी चाहिए। बिजनेस का कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता, प्रोफेशनल का कोड ऑफ कंडक्ट होता है। एम्प्लॉय में जो आपका कोड ऑफ कंडक्ट एम्प्लॉयर देगा वो आपका होता है, राइट। बिजनेस का ऑब्जेक्टिव प्योरली प्रॉफिट कमाना है, प्रोफेशन का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट के साथ साथ अपने क्लाइंट को सर्विस देना है, और एम्प्लॉयमेंट का ऑब्जेक्टिव प्योरली अपने एम्प्लॉयर की बात मानना है। तो दीज आर द डिफरेंस, ओनली दिस। बिजनेस एडवर्टीजमेंट कर सकता है, प्रोफेशनल एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकता, और एम्प्लॉय को एडवर्टीजमेंट करनी ही नहीं होती। रिस्क फैक्टर सबसे ज्यादा रिस्क किसमें है? बिजनेस में। प्रोफेशन में कम है, एम्प्लॉयमेंट में सबसे कम है। ट्रांसफर ऑफ बिजनेस, बिजनेस को आप बेच सकते हो, प्रोफेशन को जनरली आप बेच नहीं सकते, नौकरी को भी आप बेच, आप कह सकते हो मेरी जगह इसको नौकरी पे लगा लो, मतलब नहीं, राइट। फ्रीडम, पर्सनल ऑटोनॉमी, बिजनेस में पूरी फ्रीडम है, आऊं ना हो मेरी मर्जी। प्रोफेशन में लिमिटेड फ्रीडम है, राइट, और एम्प्लॉयमेंट में कोई फ्रीडम नहीं है। तो अल्टीमेटली तीनों ही अपनी जगह अच्छे हैं और तीनों ही अपनी जगह बुरे हैं। तीनों में से ऐसा कोई परफेक्ट नहीं है, पूछो क्यों? अगर कोई परफेक्ट होता ना, फिर सारे लोग वही कर रहे होते। बट आप सोसाइटी में अपने आसपास देखते हो, लोग बिजनेस भी कर रहे हैं, लोग प्रोफेशन भी कर रहे हैं, और लोग एम्प्लॉयमेंट भी कर रहे हैं। तो इसको पढ़ लीजिएगा, तीनों को, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, राइट। बोलो हाँ। स्पेशल फीचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस की फीचर है पहला, बिजनेस सिस्टमैटिक होता है, ऑर्गेनाइज प्रॉपर तरीके से होता है, खर्ची को करने का एक तरीका है। सब सिस्टम है बिजनेस की, कई पार्ट है, लाइक वो याद करो, ट्रेडिंग का पार्ट था रिटेल, होलसेल, ऑफलाइन, ऑनलाइन। इंटरडिपेंडेंस, सारे फैक्टर आपस में एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। मल्टीपल स्टेक होल्डर होते हैं बच्चों आपके बिजनेस में, खाली कस्टमर नहीं होता, इंप्लॉय भी होते हैं, क्रेडिटर भी होते हैं, डेटर भी होते हैं। आपका मेन मोटिव कस्टमर फोकस होता है। देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोलता, अल्टीमेटली कस्टमर अगर आपसे खुश है ना, आपका बिजनेस कहीं नहीं जाने वाला, यू आर गोइंग फॉर ग्रोथ बेसिकली। ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड बिजनेस प्रॉफिट के लिए काम करता है। बिजनेस इज अ जॉब क्रिएटर, नॉट द जॉब सीकर। बिजनेस, मैंने कहा एक बिजनेस से कितने लोगों का घर चलता है, बिजनेस नौकरियां क्रिएट करता है। इकोनॉमिक ग्रोथ, अल्टीमेटली आप ग्रोथ करोगे तो इकोनॉमी भी ग्रोथ करेगी। एंटरप्रेन्योर स्किल्स, आजकल बिजनेस नहीं करते लोग, आजकल स्टार्टअप करते हैं। आजकल लोग बिजनेसमैन नहीं बोलते, आजकल बोलते हैं आई एम एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर कौन? जो रिस्क लेता है, आइडिया डेवलप करता है, रिसोर्सेज को कलेक्ट करता है और बिजनेस करता है। इन्वेस्टमेंट, यस, बिजनेस चाहे छोटा बड़ा हो, इन्वेस्टमेंट तो चाहिए, छोटे में कम चाहिए, बड़े में ज्यादा। एंड द लास्ट, जेस्टेशन एंड अनसर्टेनिटी। जेस्टेशन मतलब एक ऐसा पीरियड जब तक बिजनेस प्रॉफिट देना शुरू नहीं करता। आप ना हमारे में कहते हैं कि बिजनेस करने के लिए ना 1 साल तो घर से खाना पड़ता है। आप सोचो कि आज आपने दुकान खोली तो पहले दिन प्रॉफिट हो जाएगा, ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं है। और अनसर्टेनिटी भरी हुई है बिजनेस में, राइट। कोई पता नहीं आपको बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा, कल को बंद भी हो सकता है। आपने को बड़ी बड़ी कंपनीज भी क्या होती है, बंद हो जाती है। चलिए, बिजनेस का लास्ट पॉइंट है, फिर फॉर्म्स आ जाएंगी। पहला, बिजनेस सिंगल ओनरशिप में भी हो सकता है और जॉइंट ओनरशिप में भी। सिंगल में लाइक सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट में लाइक एचयूएफ कंपनी एटसेट्रा एटसेट्रा। ये डिफरेंसेस मैं नहीं पढ़ा रहा, आप जब फीचर्स पढ़ते हैं उसमें कवर हो जाता है। कॉर्पोरेट भी होता है, कॉर्पोरेट कौन सा होता है, कंपनीज वगैरह, नॉन कॉर्पोरेट पार्टनरशिप, एचयूएफ वगैरह, राइट। और बिजनेस आपको 3 तरह के अधिकार देता है। पहला देता है अधिकार राइट टू यूज द नेम, आपका नेम है कोई और यूज नहीं कर सकता। राइट टू रन द बिजनेस, बिजनेस रन करने का अधिकार देता है। एंड राइट टू डिस्पोज एंड ट्रांसफर द ओनरशिप, कल को आप बेचना चाहो तो बेच भी सकते हो, राइट। चलिए आगे फॉर्म्स है। फॉर्म्स बेटे मैंने कही थी, हम फॉर्म्स कहां से करेंगे, आईसीआई से, क्योंकि आईसीआई ने इस बार बड़ा अच्छा सा कंसेप्ट दे रखा है, हम आईसीआई से इसको लेकर चलेंगे। चलिए, ये ना हमारे चैप्टर का सेकंड पार्ट है मगर बड़ा इंपॉर्टेंट है। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है बेटे, जहां पर एक सिंगल व्यक्ति ही बिजनेस चला रहा है, वही कंट्रोल कर रहा है, वही रन कर रहा है। इसकी फीचर में ही मेरिट डीमेरिट है। जैसे पहले देखो, ऑटोनॉमी ऑफ बीइंग वंस ओन बॉस, आप खुद के बॉस हो, ये मेरिट है डीमेरिट, मेरिट है। सोल प्रोवाइडर ऑफ कैपिटल, सारी पूंजी आपको लगानी है, ये क्या है, डीमेरिट। देखो ज्यादातर एक आदमी के पास, एक्सेप्शन छोड़ दो, इतना पैसा नहीं होता कि बहुत सारा लगा सके। विजिबिलिटी ऑफ ओनर एंड पर्सनलाइज सर्विस, मेरिट है।
कई लोग जैसे मैंने ना, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आप सैलून पे जाते हो ना, जो आपका जिससे आप कटिंग कराते हो आप उसको देख के जाते हो उसकी फेस पे। अगर वो कहीं और बैठेगा तो वहां चले जाओगे, फेस वैल्यू बोलते हैं इसको। रिस्क बियरर सोलो, आप ही रिस्क बियर करोगे सारा। ये क्या लिमिटेशन, कोई आपका रिस्क बांटने वाला नहीं है। लाइबिलिटी क्या, अनलिमिटेड। ये क्या है, मतलब कल को कोई दिक्कत हो गई, कुछ भी प्रॉब्लम हो गई, तो आपकी पर्सनल असेट्स को भी अटैच किया जा सकता है, राइट। फेट एज ए गोइंग कंसर्न, लिमिटेशन है। आपका बिजनेस बंद हो जाए, कल को ना चल पाए, तो कोई गारंटी नहीं आगे संभालने वाला कौन होगा। एंड सक्सेशन ऑफ ओनरशिप कैसे जाती है, दो तरीके होते हैं, या तो इनहेरिटेंस या विल, विरासत या वसीयत। इनहेरिटेंस में बच्चों के पास जाती है, विल में जिसको आप भेजना चाहोगे उसके पास जाएगी, राइट। देन एचयूएफ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, राइट। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस बेस पे चलती है। दो तरह की होती है, दया भागा और मिताक्षरा। दया भागा कहां पर चलती है, वेस्ट बंगाल एंड असम में, बाकी सारी पूरे इंडिया में। इसमें क्या होता है, बच्चा पैदा होते ही मेंबर बन जाता है, राइट। इसका बेनिफिट क्या, फॉर्म बाय बर्थ है। इसमें मोहम्मदन फैमिली कवर नहीं होती, हिंदू जैन सिख पारसी सब फैमिली कवर होती है, राइट। इसमें क्या होता है, पैदा होते ही बन जाता है, कोई एग्रीमेंट नहीं करना, मैरिट है। फैमिली पूल ऑफ रिसोर्सेज, सब मिलकर पैसा लगाते हैं, ये भी मैरिट है। जितने ज्यादा लोग उतने ज्यादा पैसा। सोशल कैपिटल जनरेट होती है, मिलकर इकट्ठी हम कैपिटल बनाते हैं अपनी, राइट। बट लिमिटेशन भी है, आप जो बाय बर्थ मेंबर बन रहे हो ना, वो भी लिमिटेशन है। जो जो डिजर्व नहीं करता, जो टैलेंटेड नहीं है, वो भी बिजनेस में आ जाएगा, राइट। अच्छा, डिसीजन मेकिंग क्विक क्या है, कर्ता की बात चलनी है, मगर कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड, ये क्या है, डीमेरिट। कर्ता अपनी पोजीशन का गलत फायदा भी उठाता है, सीधी सी बात। और गोइंग कंसर्न का फिट आज की डेट में बहुत है, पूछो क्यों। आज की जनरेशन एचयूएफ में बिलीव नहीं कर रही, आने वाले टाइम में पता नहीं एचयूएफ रहे या ना रहे। और इसकी सक्सेशन कैसे होती है, बाय विल, बाय विल, राइट। आपको ना मैंने बताया भी होगा शायद, नहीं तो दोबारा बताता हूं। इवन 2-3 साल पहले न्यूज आई थी कि गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू अबॉलिश दिस लॉ। गवर्नमेंट कह रही है एचएफ का कंसेप्ट ही खत्म कर देते हैं, कि फ्यूचर दिख ही नहीं रहा इसका हमें, राइट। पार्टनरशिप, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल, एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, म्यूचुअल एजेंसी। एग्रीमेंट होता है बिल्कुल, 2 और मोर पर्सन चाहिए, मैरिट है। मगर लिमिटेशन भी है कि मैक्सिमम 50 है। मैक्सिमम कितने हैं, एक्ट में 100 के गए हैं, बट अभी कितने लगाए गए हैं, 50। प्रॉफिट शेयरिंग है, मैरिट है। बिजनेस का ऑब्जेक्ट बड़ा हो, जितने ज्यादा लोग उतने ज्यादा मिलकर काम करेंगे। म्यूचुअल एजेंसी है, हर एक पार्टनर अपना अपना प्रिंसिपल, बाकियों का क्या होता है, एजेंट। लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, लिमिटेशन है। फेट इसका भी गोइंग कंसर्न है, कैसे, फेट खतरे में है। आपको याद होगा पार्टनरशिप में ना, पार्टनर के मेंबर को लेना, फैमिली मेंबर को लेना कंपलसरी नहीं है, मतलब इनफैक्ट होता ही नहीं है, आपकी मर्जी है। कहा जाता है न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड ओनली विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर। एंड सक्सेशन, सक्सेशन इसमें होती नहीं है, बड़ी लिमिटेशन है। वही सेम बात, अगर सारे पार्टनर की डेथ हो गई या एक भी बच गया या बाकी सारे इंसॉल्वेंट हो गए, तो फर्म क्या करनी पड़ेगी, लिक्विडेट। क्या करनी पड़ेगी, लिक्विडेट या डिसॉल्व, जो भी आप कहना चाहो, राइट। एलएलपी, एलएलपी क्या है बच्चों, पूरा एक्ट है इसके ऊपर। एलएलपी द हाइब्रिड ऑफ पार्टनरशिप एंड कंपनी, मतलब एक पार्टनरशिप फर्म है मगर विद लिमिटेड लायबिलिटी। इसका डिफरेंस बुक में से दिया था, वहां से पढ़ना है। सेम कंपनी का, कंपनी में प्राइवेट पब्लिक ओपीसी सारा पढ़ना है। अब मैं वापस लेके जा रहा हूं आपको, ये देखो, ये ना आप बुक में आइए, ये देखिए, ये आपको डिफरेंस दे रखे हैं। सोसाइटी वाला तो बच्चों करना नहीं है, हमारे सिलेबस में ही नहीं है। पार्टनरशिप प्राइवेट का करना है, प्राइवेट पब्लिक का करना है, और कंपनी और ये अभी 2 मिनट का समझ रहा हूं, जल्दी से रीड मारो, कोई पॉइंट समझना है तो अभी करना है बेटे ये।
कोई डाउट है क्या? यस, कुछ पूछना है किसी ने? देखिए चैप्टर 1 2 3 लेना। 3 का ना आपको नोटबुक में वो बनवाए थे, याद है आपको? सिर्फ वही कर लेना। उसमें भी क्या है, क्रैम करने की कोशिश ना करना। नाम आपने अगर एक दो बार पढ़े होंगे ना बेटे, तो जब ऑप्शन में आएगा तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, चांस की बात है, 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है ना? चलिए सेकंड चैप्टर देखते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट। क्या क्या होता है बिजनेस एनवायरनमेंट? क्या होता है? पेपर दिन जा रहा है ना, क्या लिख के आओगे? क्या होता है बिजनेस एनवायरनमेंट? बिजनेस की सराउंडिंग्स, जैसे आपके आसपास की चीजें होती हैं, आप उसको नेचुरल एनवायरनमेंट बोल देते हो, वैसे कई चीजें होती हैं जो बिजनेस को इंपैक्ट करती हैं, जिन्हें बिजनेस एनवायरनमेंट बोला जाता है। द एग्रीगेट ऑफ ऑल फोर्सेस, ऑल फैक्टर्स, ऑल इंस्टीट्यूशन, जो जनरली आपके कंट्रोल से बाहर होते हैं मगर आपके बिजनेस को क्या करते हैं, इंपैक्ट करते हैं। राइट, उनको बोला जाता है बिजनेस एनवायरनमेंट। नेचर्स क्या? पहला एग्रीगेटिव, अकेला फैक्टर नहीं होता, बड़े सारे फैक्टर मिलकर एनवायरनमेंट बनाते हैं, इसको बोला जाता है एग्रीगेटिव। सेकंड, हर एक फैक्टर इंटर रिलेटेड होता है। लाइक जैसे हमने एग्जांपल लिया कि जब 1991 में एलपीजी लॉन्च किया गया तो हर चीज को बढ़ावा मिला, वहां से हर एक चीज जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है, इंटर रिलेटेड है। डायनेमिक, कीप्स ऑन चेंजिंग। बच्चों एनवायरनमेंट ना रुकता नहीं है किसी के लिए, बार बार बदलता रहता है, चेंज होता रहता है। और दो तरह के फोर्स होते हैं, जनरल एंड क्या होते हैं? जनरल फोर्स जो सभी बिजनेस पर इंपैक्ट डालते हैं, लाइक गवर्नमेंट चेंज होगी, पॉलिटिकल। स्पेसिफिक फोर्स जो खाली आपके बिजनेस पे असर डालता है, लाइक आपका कस्टमर, आपका कॉम्पिटिटर, वो सारी बातें। रिलेटिव कंसेप्ट होता है, डिफर फ्रॉम एरिया टू एरिया, हर कंट्री का बिजनेस एक जैसा नहीं होता, अमेरिका की सिचुएशन और इंडिया की सिचुएशन में फर्क हो सकता है। इंटर टेम्पोरल है, टेम्परेरी है। बच्चों दुनिया में कुछ परमानेंट नहीं है, तो एनवायरनमेंट भी टेम्परेरी है। आज जो सिचुएशन है जरूरी नहीं कि आगे वो रहेंगी, टेम्परेरी है सारी। अनसर्टेन है, आपने ऊपर खुद का कीप्स ऑन चेंजिंग, डायनेमिक डायनेमिक डायनेमिक। देन क्या है ये? आप अंदाजा नहीं लगा सकते, नॉट इजी टू प्रिडिक्ट है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि कल को क्या होने वाला है। और कॉन्ट्रेक्चुअल है, कॉन्ट्रेक्चुअल का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, लाइक कभी हम कस्टमर के बेसिस पर निकालते हैं, कभी हम बिजनेस की, मतलब जब हम बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करते हैं तो एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट लेकर स्टडी करते हैं, एक बेस बनाकर करते हैं। एंड द लास्ट, परवेसिव का मतलब क्या होता है? बताया था अभी थोड़ी देर पहले, एप्लीकेबल एवरीवेयर। देखो सब जगह पर सेम नहीं होगा मगर एनवायरनमेंट हर जगह अफेक्ट करेगा। देखो आपका बिजनेस मान लो किसी भी चीज का, मान लो आपका मैन्युफैक्चरिंग है, फैक्ट्री बिजनेस है, या आपका ट्रेडिंग है, शॉप है, आपका शोरूम है, आपका रेस्टोरेंट है। कस्टमर तो सबको इंपैक्ट करते हैं, कॉम्पिटिटर सबको इंपैक्ट करते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसी सबको इंपैक्ट करती है, सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया, लॉकडाउन सबको इंपैक्ट करेगा। तो इट इज परवेसिव, बिजनेस एनवायरनमेंट इज परवेसिव। राइट, सिग्निफिकेंट क्या है बच्चों? क्यों पढ़ूं मैं बिजनेस एनवायरनमेंट? मैंने बच्चे से पूछा क्यों पढ़ूं, बच्चे कहते हैं पेपर में आना है। ऐसे नहीं, रियलिटी में क्यों पढ़ूं? पहला, फर्स्ट मूवर। बच्चों दुनिया में जो शुरुआत करता है ना वो सबसे ज्यादा फायदा उठाता है, याद रखना। जैसे एग्जांपल है ना मारुति सुजुकी का। मारुति सुजुकी इंडिया की पहली कंपनी थी जिसको लगा कि हमें एक मिडिल क्लास के लिए गाड़ी बनानी चाहिए, तो उन्होंने बनाई। आज भी जितनी मर्जी नई कंपनीज आ गई, कुछ कंपनी तो इंडिया से बाहर वापस जा भी चुकी हैं, मगर मारुति सुजुकी आज भी एक पोजीशन लेकर बैठी है बिकॉज ऑफ फर्स्ट मूवर एडवांटेज। अर्ली वार्निंग सिग्नल। बच्चों अगर आपके बिजनेस के साथ कुछ गलत होने वाला है या आपको दिख रहा है कि कंपटीशन गलत होने वाला है तो आपको अर्ली वार्निंग मिल जाती है। जैसे नई नई मार्केट में नई नई कंपनीज आएंगी तो अगर आप स्टडी करो तो आप उनसे तैयार, जैसे वॉचेज हैं, आजकल स्मार्ट वॉचेज का जमाना है, लेकिन आप जाओगे ना टाइम एक्स पे जाओगे या सोनाटा पे जाओगे, इन्होंने भी स्मार्ट वॉचेस निकाल दिए, बैठे नहीं है, इनको पता है स्मार्ट वॉच का जमाना, तो हमें भी क्या निकालनी चाहिए। तो आपको अर्ली वार्निंग मिल जाती है। क्या मिल जाती है? अर्ली वार्निंग।
कस्टमर फोकस, बिजनेस का मेन फोकस ही कस्टमर है। वही कंपनी, वही बिजनेस अपने कस्टमर पर फोकस कर सकता है जो अपने एनवायरनमेंट पर फोकस करता है। अगर आप डे टू डे एक्टिविटी स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कस्टमर चाहता क्या है, आपको पता चलेगा मार्केट में किस प्रोडक्ट की डिमांड है, आपको पता चलेगा आपके प्रोडक्ट की क्या खामियां हैं, क्या कमियां हैं, और आप उसको इंप्रूव कर पाओगे। स्ट्रेटजी बनाने के लिए बच्चों, जैसे जियो जब मार्केट में आया, जियो ने पहले एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, बीएसएनएल इनको स्टडी किया होगा ना, एनवायरनमेंट पूरा स्टडी करके आया होगा। उसने देखा कि लोग कॉलिंग के पैसे भर के दुखी हैं, लोगों को डेटा सस्ता नहीं मिलता, तो जियो ने क्या किया, डेटा फ्री कर दिया, सस्ता कर दिया। तो फॉर मेकिंग ए पर्टिकुलर बिजनेस स्ट्रेटजी यू नीड टू स्टडी द एनवायरनमेंट। देन चेंज एजेंट, एक बदलाव का एजेंट। मार्केट, अब इसके एग्जांपल में वैसे जियो लूंगा। जियो के आने से क्या चेंज हुआ, एक कंपनी जो 299 रुपए का 1 GB 3G देती थी महीने का, आज वो रोज का 1.5 GB 4G देती है। आपको पता नहीं कि आपका एक एनवायरनमेंट स्टडी करना किस तरीके से समाज में और दुनिया में चेंज ला सकता है। देन पब्लिक इमेज, बच्चों पब्लिसिटी का जमाना है, एनवायरनमेंट स्टडी करोगे तो जैसे आप देखो, हम जब भी एग्जांपल लेते हैं, हमारी नज़र में रिलायंस टाटा की इमेज कितनी अच्छी बनी हुई है ना, बनी हुई है नहीं बनी हुई, क्योंकि उन्होंने एनवायरनमेंट के साथ कोप अप किया। उनकी चीज़ों में दिक्कतें होती हैं वो ठीक कर देते हैं, बढ़िया चीज़ को कैरी ऑन करते हैं और बढ़िया करते हैं। तो इमेज बनाने के लिए, और बच्चों जो दिखता है वही बिकता है आज की डेट में, इमेज बनानी बड़ी ज़रूरी है। एंड कॉन्टिन्यूस लर्निंग, ये जीवन का कठोर सत्य है, एक बार आपने पढ़ लिया खत्म थोड़ी होती है। बिजनेस शुरू कर दिया बैठ गए, आपको लगातार अपडेट होना है, अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकलना है, अपने कस्टमर के लिए नई चीज़ें बनानी है। तो उसका एक ही तरीका है कॉन्टिन्यूस लर्निंग। कैसे होगी वो, एनवायरनमेंट को स्टडी करके। जीवन रुकता नहीं है, आपको पता है सीए बनने के बाद भी हमें समरीज पढ़नी पड़ती है, हमें सेमिनार्स लगाने पड़ते हैं, अमेंडमेंट्स लगानी पड़ती हैं। आपको पता है इंस्टीट्यूट ने फिक्स भी कर रखा है कि साल के इतने घंटे सेमिनार लगाने कंपलसरी हैं, ताकि सीए जो है वो बन के आउटडेटेड ना हो, वो अपने आप को ग्रोथ में लेके जाता रहे। तो इट्स अ कॉन्टिन्यूस लाइफ लर्निंग, कभी खत्म नहीं होती, राइट। बेसिक गोल ऑफ एनवायरमेंट एनालिसिस 3 पार्ट में बनते हैं। पहला अंडरस्टैंडिंग द चेंज, आप देखो बदलाव क्या चाहिए, क्या आपको बदलाव चाहिए, क्यों बदलाव चाहिए, फिर उसका इनपुट निकालो फॉर डिसीजन मेकिंग, कि कैसे क्या क्या चीज चाहिए उसको बदलाव को लाने के लिए। फिर उसके बेस पे उस पर स्ट्रेटजिकल थिंकिंग करो, उसका एक आउटपुट निकालो। होता ना यार, पहले इनपुट चाहिए, फिर उस पर प्रोसेसिंग करेंगे, फिर क्या निकालेंगे, आउटपुट। तो पहले आप देखो क्या बदलाव लाइए चाहिए, वो बदलाव कैसे आएगा, उसका इनपुट ढूंढो, और फिर उसके बेसिस पर स्ट्रेटजिकल थिंकिंग निकालो, स्ट्रेटजीज बनाओ, प्लानिंग बनाओ, और बदलाव को मार्केट में क्या करो, इंप्लीमेंट करो। क्या करो, इंप्लीमेंट। प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग एनवायरमेंट इन्फ्लुएंसेस, 3 समस्याएं हैं बेसिकली। पहला डाइवर्सिटी, सेकंड अनसर्टेनिटी, थर्ड कॉम्प्लेक्सिटी। डाइवर्सिटी मतलब इतना फैला हुआ है कि मैं समझ ही नहीं पाता, मैं जितना डेप्थ में गहराई में जाना चाहता हूं मैं जा सकता हूं। अनसर्टेनिटी, नॉट इजी टू प्रेडिक्ट, आपको पता ही नहीं कि क्या होने वाला है। आज जैसे मौसम होता है ना, आप धूप में घर जा रहे हो, घर गए आप, शाम को बारिश आ गई, आपने अंदाजा लगाया था कि बारिश आएगी। सेम ऐसे ही मान लो कि इस दिन दुकान पे कस्टमर ही कस्टमर, भीड़ ही भीड़, और एक दिन खाली बैठे मक्खियां मार रहे हैं, कुछ आ ही रहा। तो नॉट इजी टू प्रिडिक्ट। एंड कॉम्प्लेक्सिटी, मैं समझना भी चाहूं तो इतना टिपिकल है कि कहीं ना कहीं मुझे क्या कर देता है, परेशान कर देता है। अच्छा, ये पढ़ने के लिए मुश्किल है, पेपर के लिए मुश्किल नहीं है, कहीं पेपर में करके ना जाओ को बड़ा कॉम्प्लेक्स है, समझ तो आना ही नहीं है, ऐसे नहीं होता। एंड द लास्ट, हाउ टू ओवरकम प्रॉब्लम, ये तीनों समस्याओं को सुलझाने के लिए जो आपका स्ट्रेटेजिकल मैनेजर है उसको थोड़ा तरीके से काम करना चाहिए, प्लानिंग के साथ। चले, एनवायरमेंटल स्कैनिंग क्या होता है आप बताएंगे, बड़ी देर से मैं बोल रहा हूं। एनवायरमेंटल स्कैनिंग क्या होता है, एनवायरमेंट को डिटेल में एनालाइज करना, स्कैन करते हैं ना, किस चीज को स्कैन करके, मतलब आप बॉडी का एक्सरे कराते हो, आपकी मतलब अंदर से हड्डियां निकालता है, चेक करता है कहीं पर फ्रैक्चर नहीं है, चोट नहीं है। लोगों के दिमाग का स्कैनिंग किया जाता है कि दिमाग सही चल रहा है नहीं चल रहा, हाँ ऐसे भी होता है, चेक करवा सकते हो जिसको दिक्कत हो, राइट। तो एनवायरमेंटल स्कैनिंग है, इसको इसके अंदर देखो इतना बड़ा टॉपिक है नहीं इंस्टीट्यूट की तरफ से। एनवायरमेंट स्कैनिंग बताती है कि एनवायरमेंट के एक एक कंसेप्ट को आपको स्कैन करना है, समझना है, जो दिक्कतें हैं उसको रिव्यू करके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है, इसमें तो और कुछ नहीं आता। स्वॉट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हाथ खड़ा करो कौन स्वॉट बताएगा।
स्वॉट का मीनिंग बताओ। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ जो आपके पास एक्स्ट्रा बातें हैं जो किसी और के पास नहीं है, वीकनेस जो आपकी कमी है बाकियों के मुकाबले। स्ट्रेंथ और वीकनेस इंटरनल होती है, क्या होती है? अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, मार्केट में कंडीशन की वजह से मौका दिख रहा है तो अपॉर्चुनिटी, नुकसान दिख रहा है तो ये क्या होती है? एक्सटर्नल। SW इंटरनल है, OT एक्सटर्नल। स्ट्रेटजी 4 तरीके की होती है बच्चों। बिजनेस लेवल जो मैनेजर्स बनाते हैं कोस्ट लीडरशिप के लिए। फंक्शनल लेवल हर एक फंक्शन पर, लाइक मैन्युफैक्चरिंग वाला बंदा अपनी बनाएगा, सेल्स वाला बंदा अपनी बनाएगा। कॉर्पोरेट लेवल टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाती है बच्चों। यकीन मानिए टॉप लेवल मैनेजमेंट कोई काम नहीं करती। टॉप लेवल मैनेजमेंट सिर्फ प्लानिंग बनाती है, ये काम करना है, नीचे वालों को डेलीगेट कर देती है और नीचे वाले बेचारे काम करते हैं। देन ग्लोबल लेवल, जब आप अपने बिजनेस को ग्लोबली एक्सपेंड करते हो। आज की डेट में देखोगे आपने ग्लोबलाइजेशन इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, इंटरनेशनल लेवल पर काम किया जाता है कि हर स्ट्रेटजी ग्लोबल स्ट्रेटजी बनाई जाती है। स्वॉट का बेनिफिट क्या है? पहला, लॉजिकल फ्रेमवर्क है। स्वॉट आपको लॉजिक देता है कि आप स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो, आपके लिए अपॉर्चुनिटी है या आपका सच से सामना कराता है। देन कंपेरेटिव एनालिसिस भी कर सकते हो आप अपने आप को किसी और से कंपेयर कर सकते हो। अच्छा, उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा मेरी कम है, मेरी वीकनेस ज्यादा उसकी कम है। जीवन में कंपैरिजन वैसे बड़ा खतरनाक शब्द है, करना नहीं चाहिए, मगर बिजनेस में कई बार करना पड़ता है। देन स्ट्रेटजी आइडेंटिफिकेशन, ऊपर 2 मुद्दे पढ़ लिए हमने। अब हम स्वॉट देख के ना देख सकते हैं। मान लो आपको थ्रेट लग रहा है तो आप स्ट्रेटजी अलग बनाओगे, आपको अपॉर्चुनिटी लग रही है तो आप स्ट्रेटजी अलग बनाओगे ना, या सेम बना दोगे? सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग बनेगी ना। आप स्ट्रेंथ हो, स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो, क्या स्ट्रेटजी सेम बनेगी? पेपर मान लो एक सब्जेक्ट आपको अच्छे से आता है और एक सब्जेक्ट अच्छे से नहीं आता, क्या दोनों की स्ट्रेटजी कभी सेम बनती है? नहीं। तो स्वॉट आपको एग्जैक्ट बताता है कि आपको अपनी सिचुएशन के हिसाब से क्या स्ट्रेटजी बनानी। देन एनवायरमेंटल स्कैनिंग, दोबारा आ रहा है, वही सेम बात है, पढ़ लेना इसको। देन बच्चों एनवायरमेंट कितने तरह का होता है? कौन सा? 2, इंटरनल एक्सटर्नल। इंटरनल जो आपके बिजनेस के पार्ट है, राइट। एक्सटर्नल 2 तरह का होता है, माइक्रो और मैक्रो। जो बाहर होता है माइक्रो में मैंने आपको एक शॉर्टकट दिया है, कॉस्मिक। कौन बताएगा? कॉस्मिक। C फॉर कस्टमर, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन, S फॉर सप्लायर, M फॉर मीडिया, I फॉर इंटरमीडिएट, C फॉर योर कॉम्पिटिटर। ये डायरेक्टली आप पर इंपैक्ट डालते हैं, आपके बिजनेस से क्या होते हैं? रिलेटेड। देन मैक्रो कौन सा होता है? बाहर वाला। मैक्रो का एक फॉर्मूला दिया था मैंने आपको, पैसे मतलब पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशो कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल एंड इकोलॉजिकल। याद है? नहीं है याद? दिस इज व्हाट यू नीड टू डू बेसिकली। फॉर्मूले याद रखिएगा। फॉर्मूला मतलब शॉर्ट फॉर्म, कॉस्मिक और पेस्टल। दिस इज एनवायरमेंट, राइट। अब बच्चा थर्ड चैप्टर। अब मैं इकट्ठे दिनों की प्रॉब्लम लूंगा, अभी रुक जाओ। थर्ड चैप्टर कैसे करोगे ये बताओ? कोई एक बच्चा नोटबुक दिखाएगा अपनी लेटेस्ट वाली? देखो थर्ड चैप्टर में क्या किया हमने चार्ट बनाया, नेम, ईयर, हेडक्वार्टर, MD, CEO। उसके हमने अदर इंपोर्टेंट पॉइंट्स का बनाया था, याद है आपको? कि मेन बातें जो हम लिखेंगे। आप देखिए, आप अगर चाहते हैं कि आप पूरी टॉपिक को बुक में से करना चाहें तो आपकी समझदारी है, नहीं तो 2-3 नंबर के क्वेश्चन तो जो लिखवा रखा है उसी में से आ सकते हैं, राइट। अब बताइए कोई प्रॉब्लम है तो बताएं प्लीज। 1, 2 और 3 में। 3 में तो पूछना ना भाई, देखो ये ना पूछना इसका MD ये क्यों है, ऐसे बच्चा बड़ा मान होता है, ये क्यों है, पंखा ऐसे क्यों घूमता है? फर्स्ट और सेकंड में बताओ बेटे कोई प्रॉब्लम है तो। पढ़ के आए हो घर से? खाओ कसम अपनी। चलिए यहां तक पढ़िए, टॉपिक होता है यहां पर समाप्त। अच्छे से पढ़िएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, जय श्री।